हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑपरेटिंग सिस्टम 4th सेमेस्टर की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप्स बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये चौथा ऑपरेटिंग टाइप्स बता रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। और ये चौथा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा मल्टी प्रोग्राम्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके पहले हम बाकी के 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्राम्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे कहा गया है मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे बैच के कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी जब हम सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसी टाइम पे इसको हमने डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे बैच का मतलब जो होता है आप यह कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ प्रोसेस या जॉब, ठीक है। तो उसी के सिलसिले में यहाँ बात हो रही है और ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे बैच के ग्रुप की बात की तो सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ग्रुप में कार्य करता है, और मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मल्टी प्रोग्राम का एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी प्रोग्रामिंग, कहने का मतलब है कई प्रोग्राम या कई टास्क को एक साथ एक ग्रुप में लेकर जो परफॉर्मेंस या ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसे हम मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे कॉमन सेंस में इस डिफिनीशन को आपको समझाएं और बताएं। अब ध्यान ये देते हैं कि जो हमने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है वो थोड़ा सा अलग है प्रोग्राम मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की ही डिफिनीशन। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमने मेंशन किया है एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम का और डिसएडवांटेज, ठीक है। यानी इस डिफिनीशन के साथ साथ हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पूलिंग इंट्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर कॉल द जॉब पूल, ठीक है। यहाँ पे हमने इतनी सी ही डिफिनीशन दी, उसके बाकी भी हमने चीज़ें बताई हैं, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। आपको इस पूलिंग स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, जो हमारे सिस्टम के प्रोसेसिंग करने के लिए मल्टीपल टास्क को एक साथ कराने में हमें हेल्प प्रोवाइड कराता है। जैसे एक टास्क खत्म होता है दूसरे टास्क को तुरंत एज ए फ्रीक्वेंसी या प्रायोरिटी बेसिस पे उसको ये प्रोसेस में भेजता है। तो यहाँ पे बात ये कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पूलिंग इंट्रोड्यूस्ड एन इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर में जो है स्पूलिंग का जो इंट्रोड्यूशन होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी को हम कहते हैं जॉब पूल। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जॉब पूल कहते हैं। अब यहाँ पे स्पूलिंग क्या करता है, स्पूलिंग क्रिएट्स अ नंबर ऑफ जॉब ऑन द डिस्क, यानी जो हमारी डिस्क होती है उस डिस्क पर नंबर ऑफ जॉब यानी कई जॉब यानी कई टास्क को एक साथ ये क्रिएट करने की कैपेसिटी रखती है या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये किसके अंतर्गत होता है, स्पूलिंग के अंदर। और ये स्पूलिंग किसके अंतर वर्क कर रहा है, मल्टी प्रोग्राम्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। आगे हमने और लिखा In the multi-programmed operating system, more than one program executes simultaneously by a single processor या single user। अब यहाँ कहने का मतलब है कि मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक या एक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकता है सिर्फ एक सिंगल प्रोसेसर के द्वारा। क्लियर? कहने का एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने घर में अकेले हैं तो प्रोसेसर मतलब उस प्रोसेस इस प्रक्रिया को करने वाला, तो आप भी खुद में अपने आप में एक प्रोसेसर हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप अपने घर का कोई काम करते हैं, बाय द वे मान लीजिए आपको खाना बनाना है, अब खाना बनाने वाला आपके घर में प्यून है, प्यून नहीं है उस टाइम पे, अब आज को मल्टीटास्किंग वर्क करना है, तो कैसे आप इन सारे वर्क्स को एक साथ कर रहे हैं। तो देखिए उसी बात कही जा रही है, सिंगल प्रोसेसर, खुद को समझिए आप सिंगल प्रोसेसर और एक ही समय पे मल्टी प्रोग्राम मतलब एक या एक से अधिक कार्य को करने की कैपेसिटी
या करने की फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है उसको हम मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्राम्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि आप कीप साइलेंट, आप क्या कहते हैं खाना बनाने जा रहे हैं तो आपका अगर प्यून नहीं है तो आप क्या करेंगे, खाना भी खुद से बना रहे हैं और साथ में चाहते हैं टाइम बचाने के लिए हम अपने कपड़े भी धुल लें। इधर आप वॉशिंग मशीन भी सेट करके चला सकते हैं, उधर आपका वो काम भी होता है, इधर आप खाने बनाने की एक स्टेप ऑफ प्रोसेस से जैसे ही कंप्लीट होकर गुजरेंगे तुरंत आप देखेंगे कपड़ा धुल गया कि नहीं, हो गया तो उसको आगे प्रोसेस में डाल के फिर उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने इस टास्क पे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीपल टास्किंग वर्क करते हैं। कभी कभी फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि हम अपना एक कार्य कर रहे होते हैं और फ़ोन पे किसी और से बात भी कर रहे होते हैं, तो ये भी मल्टीटास्किंग वर्क हुआ। ठीक, तो मतलब एक ग्रुप में जो प्रोग्रामिंग या एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होते हैं उसे हम मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सीधी सी बात यही है कि अगर कोई पूछता है मल्टी का मतलब बहुत, और प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम मतलब कार्य, टास्क, जॉब, और बैच का मतलब हो गया यहाँ पे ग्रुप, यानी इन सबको मिला के एक ग्रुप बनाया जा रहा है प्रोग्राम का, जो पूरे एक प्रोग्राम का समूह में मतलब कई प्रोग्राम को एक साथ लेके किसी कार्य को करना। ठीक, तो इस तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है मल्टी प्रोग्राम्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके बेनिफिट्स कॉमनली यही हैं कि जब हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं तो उससे हमारा टाइम सेव होता है और हमारे कार्य करने की स्पीड बढ़ जाती है, हमारा टाइम बचता है और मनी भी बचता है। ठीक, तो ये सारी एडवांटेज हमें इसके उपयोग से मिलते हैं, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब इसी के साथ हम जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज की। ठीक, तो यहाँ पे एडवांटेजेज में हमने बात किया है थ्रूपुट की और रिस्पांस टाइम की। थ्रूपुट में हमने यहाँ पे क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ जॉब को एक ही गिवन टाइम में, मतलब जो टाइम उसको एग्जीक्यूशन के लिए दिया जा रहा है तो उसी एग्जीक्यूशन टाइम में नंबर ऑफ जॉब को एक ही साथ को टाइम को इंक्रीज करते हुए हमें इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है, रन कराना है। ठीक है, इसके द्वारा हमें जो बेनिफिट मिलता है हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा जो हमने यहाँ पे बेनिफिट में बताया, रिस्पांस टाइम बताया है। तो रिस्पांस टाइम क्या कहता है, रिस्पांस टाइम ये काम कह रहा है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं और एंड होने तक, मतलब ये इनपुट करने से लेके आउटपुट प्राप्त होने तक जो कार्य होता है उसी को हम रिस्पांस टाइम कहते हैं, जो हमें सीपीयू देता है। सीपीयू हमारे लिए अवेलेबल कराता है। तो यहाँ पे हमने दिया द टाइम बिटवीन सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट रिस्पांस फ्रॉम सीपीयू। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कोई टाइम या कोई भी कार्य के लिए हम सबमिशन के लिए रिक्वेस्ट जैसे ही भेजते हैं और जैसे ही उस प्रोडक्ट सीपीयू के पास पहुंचता है, सीपीयू उसको जैसे ही रिस्पांस करता है या प्रोसेस करता है उसी को रिस्पांस टाइम कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपसे अगर कोई बात कर रहा है, आपको कोई कार्य करने के लिए बोले, आपने सुना और आपको जवाब देना है कि हाँ हम कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो आप ये बोलिए कि हाँ कर सकते, तो यही आपका हाँ करना और जवाब देना यही इस बात को बताता है कि ये हमारा रिस्पांस टाइम है। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हम डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पहला इसमें हमने बताया लार्ज मेमोरी। लार्ज मेमोरी का मतलब है कि इसके लिए अधिक से अधिक मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ एक ही समय पे कई सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना होता है, जिसकी वजह से इसको एक बड़ी यानी लार्ज मेमोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने लार्ज मेमोरी को यहाँ पे बताया द मेन मेमोरी शुड बी लार्ज। यहाँ मेन मेमोरी को लार्ज बताया गया। हमने अभी तो सिर्फ मेमोरी की बात कही, लेकिन यहाँ पे जो बात हमने लिखी है बताया है वो एकदम एग्जैक्ट है। मेन मेमोरी कहने का मतलब है कि जो इसकी मुख्य मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं। ठीक है,
तो रैम की कैपेसिटी जो है हमारी जितनी हाई रहेगी, उसकी साइज जितनी बड़ी रहेगी, हमारा टास्क उतने ही अच्छे से परफॉर्म होगा। ठीक है। एंड आगे टू एकोमोडेट मेनी प्रोग्राम टू सेम टाइम, एकोमोडेट या एग्जीक्यूट द मेनी प्रोग्राम एट अ टाइम या सेम टाइम, मतलब एक ही समय पे बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कराने के लिए लार्ज साइज ऑफ मेमोरी या मेन मेमोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया लार्ज मेमोरी। दूसरा यहाँ पे है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में हमने बताया, शेड्यूलिंग का मतलब है कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो कैसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस होंगे, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, सम मैकेनिज्म इज नीडेड टू डिसाइड, यानी कुछ ऐसी मैकेनिज्म या फिर ऐसी मशीनरीज होती हैं जिनको ये डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, विच जॉब शुड बी ब्रॉड फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी, जिनको यह आवश्यकता होती है या टास्क को या कार्य को जो मेन मेमोरी से डिस्क या डिस्क से मेन मेमोरी पे ट्रांसफ़र करने की, शेड्यूलिंग बनाने की आवश्यकता होती है कि हम ये कार्य करेंगे तो ये फाइल ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ये शेड्यूल परफॉर्म होना चाहिए और इस लेवल के बाद ये परफॉर्मेंस होनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बात किया अभी मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया, जिसमें हमने ये इंट्रोडक्शन बताया और इंट्रोडक्शन के बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हमने बात की। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जैसे लार्ज मेमोरी की बात करते हैं, अगर हमारे पास लार्ज मेमोरी नहीं होती है तो उसका हमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हम अपना कार्य तो कर लेंगे, लेकिन बाय द वे अगर मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ हम जब ओपन करते हैं तो ओपन करने पर हमारा कंप्यूटर हैंग करने लगेगा, उसकी जो स्पीड है स्लो हो जाएगी और जो हमें रिस्पांस आउटपुट का मिलना चाहिए वो रिस्पांस हमें आउटपुट का नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोगों को समझ में आ गए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये हमारे उन मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है जो कि हमें लार्ज नंबर ऑफ यूजेस टू सिंगल कंप्यूटिंग को यूज करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है? टाइमली, जब भी किसी ऑनलाइन जब भी कोई डेटा हम ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस टाइम पे हम इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसी के साथ हम यह कह सकते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर मोर एक्सपेंसिव। ओके। यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत ही अधिक खर्चीला या महंगा होता है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। महंगा क्यों होता है? क्योंकि इस पर हम ज़्यादातर ऑनलाइन एक्टिविटीज, इंटरनेट पे डेटा शेयरिंग, डेटा ट्रांसमिशन ऐसे जैसे कार्य करते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ये एक्सपेंसिव के साथ साथ एक्सपेंसिव एंड वेरी कॉम्प्लेक्स देन more very complex than multi programmed operating system। ठीक है। तो यहाँ हमने ये बताया ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कार्य क्या करता है, इसका काम क्या है? अलाउ द लार्ज नंबर ऑफ यूजेस, यानी कि इसका अधिक से अधिक जो उपयोग होता है वह किसके साथ इंटरेक्ट करता है? सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के साथ ये तत्काल में जो है इसको इंटरेक्ट करता है या कम्युनिकेट कराता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसी के साथ यहाँ पे आगे जो दिया है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
are more expensive and very complex than multi-programmed operating system। यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि टाइम से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बहुत ही अधिक एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला और बहुत ही जटिल होता है। किसकी अपेक्षा? मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग की अपेक्षा ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही खर्चीला होता है। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें टेक्निकल तरीके से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि टू अचीव द गोल technique called virtual memory usage। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो बताया वर्चुअल मेमोरी मतलब यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्चुअल मेमोरी टेक्निक का उपयोग करता है, यानी कि गोल की प्राप्ति के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे वर्चुअल मेमोरी का उपयोग कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो एडवांटेज ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिसएडवांटेज, disadvantages of time sharing OS। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करने चल रहे हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो इसमें हमने एडवांटेज में पहला ही पॉइंट हमने बताया है इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग, इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग। ओके, अब यहाँ पे इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग का काम क्या है? यह काम क्या करता है? मल्टी प्रोग्राम बेस्ड सिस्टम की जो भी ऑफलाइन से एरर्स होती हैं उन्हें करेक्ट करने के लिए यह एक्टिवेट होता है या कार्य करता है। ये किसके लिए काम करता है? बिल्कुल मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑफलाइन में जो भी एरर्स होती है उन्हें सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है टाइम शेयरिंग में। इन द टाइम शेयरिंग यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, और ऑपरेटिंग सिस्टम की इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे अनलाइक मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम where errors are corrected offline in the time sharing system। Time sharing system users can interact with the
कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग में अनलाइक मल्टी प्रोग्राम सिस्टम बैच सिस्टम वेयर एरर्स आर द करेक्टेड ऑफलाइन इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम का उपयोग वहाँ किया जाता है जब हमें मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ एरर्स होती है, तो ऑफलाइन मोड में जब हमें उस एरर को दूर करना होता है तब हम उसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं और इसके साथ हम कंप्यूटर को कम्युनिकेट या इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है हमारा दूसरा है, हम इसमें देते हैं डिसएडवांटेज की बात करते हैं और डिसएडवांटेज में हमने दे रखा है सिक्योरिटी। अब देखा जाए इसकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या होती है, सिक्योरिटी ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग। तो इसमें सिक्योरिटी को लेकर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उस बात की करते हैं हम। सिंस मेनी यूजेज यूज a time sharing system simultaneously security method such as password protection etc. ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी की जो डिसएडवांटेज की बात इसमें कही जा रही है, हम उस पर बात करते हैं। और इसमें जो डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी के, तो सिक्योरिटी और सुरक्षा को लेके क्या बात कही जाए, सिंस मेनी यूजेज यूज अ टाइम शेयरिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली सिक्योरिटी मेथड, यानी कि इसमें बहुत से ज़्यादातर यूजेज या उपयोग उसके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, एक साथ होते हैं सिक्योरिटी मेथड के। वो क्या होते हैं यहाँ पे, पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन का जो यहाँ पे मेथड होता है, उसके सिक्योरिटी को लेके जो बात होती है, वहाँ पे इस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बार इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जितनी बार हम उसका यूजेज करेंगे उतनी बार हमें सिक्योरिटी और पासवर्ड से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसका ओवरव्यू देते हैं और समझाते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमने बताया इसका जो मेन मुख्य कार्य या उद्देश्य जो होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हमें ये अलाउ करता है कि एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम कंकरेंटली नंबर ऑफ कार्य के लिए इसका उपयोग किया जा सके या उसके साथ कम्युनिकेट कर सके। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर मोर एक्सपेंसिव एंड वेरी कॉम्प्लेक्स देन द मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा बहुत ही महंगा और बहुत ही जटिल होता है। ठीक, एक लाइन हमने और इसमें बताया, टू अचीव द गोल टेक्निक कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, इसमें उद्देश्य की या जिस भी कार्य को या आउटपुट को प्राप्त करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेज में जो बात कही गई है, एक इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग होती है, एडवांटेजेज में हम बात करते हैं, और डिसएडवांटेज में इसकी सिक्योरिटी के लेके बात कहते हैं। अब इसी के साथ हम आगे जो है बात करने चल रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब और ये हमारी लिस्ट में जो है 5वां ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो 5वें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पर्सनली या सिंगल यूजर के यूज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग हम
अपने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप में भी करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारा 5वां ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम इसकी डिफिनीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और ठीक है, तो यहाँ पे हमने पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया। पर्सनल कंप्यूटर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन मोड जो होता है, उसका जो मेन उपयोग होता है एक पीसी या एक कंप्यूटर में, वो सिंगल यूजर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे आप अपने लैपटॉप पे बैठ के सिंगली ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप पे बैठ के 2 लोग 4 लोग कार्य करते हैं। जब अगर करते भी होंगे तो अल्टरनेट करते हैं, एक करके हट जाता होगा तब आप आते होंगे, एक करके हट जाता होगा तब आते होंगे। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट या होता है सिस्टम, इसे हम पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब एक एलोन सिस्टम पे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम उपयोग करते हैं उसे हम पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसी को यहाँ पे ये भी कहा गया, यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया, बनाया गया, वो इसी पर्पज से बनाया गया है कि सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक अकेला यूजर एक ही टास्क को परफॉर्म करा सकता है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम या इस तरह के कार्य करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 पार्ट्स में कंसिस्ट किया गया है या बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो बताया गया है वो है बायोस। ठीक है, BIOS। बायोस को तो आप जानते होंगे, इसका मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बायोस का इसमें उपयोग किया जाता है। इसका जो कार्य होता है वो है इट इज स्टोर डाटा इन रोम। ठीक, यानी इसका काम क्या होता है, डेटा को रोम में स्टोर करने का। ठीक है, यह काम कौन कर रहा है, बायोस कर रहा है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी होती है उन डेटा को कहाँ स्टोर करता है, रोम। ठीक, और रोम का मतलब आप समझते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं उनको हम सिर्फ रीड करना है, उनको हमें यूज करना है, न कि उनमें एडिटिंग करना है या और कुछ टास्क उसमें परफॉर्म करना है। इसीलिए उसको रोम में रखा गया है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसका वो है हमारे पास डॉस। डॉस को आप अच्छी तरह जानते हैं, जितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होते हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यहाँ पे डॉस का होना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि यह हमारी जो है कंसोल एप्लीकेशन लैंग्वेज होता है या प्रोग्राम होता है, और इसका उपयोग करके हम सिंगल या सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम कंसोल एप्लीकेशन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इट इज stored in a floppy disk or a hard disk। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर, किसका क्या काम होता है। डॉस क्या काम कर रहा है कि जो भी डेटा होते हैं उनको फ्लॉपी डिस्क या एक हार्ड डिस्क में स्टोर कराने का कार्य करता है। ठीक है, और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। मतलब पर्सनल जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी के अंदर ये दोनों टॉप वर्क करते हैं, जिसमें बायोस है और डॉस है। बायोस का काम क्या होता है, यह हमारे डेटा को एक रोम पे होल्ड करता है या स्टोर करता है, और डॉस क्या करता है, यह डेटा को फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में स्टोर करता है। तो इसी के साथ यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्लीट करते हैं, और साथ में नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है
पैरेलल या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरेलल या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें एक या एक से अधिक कार्य को करने के लिए कई प्रोसेसर अवेलेबल कराता है, मतलब एक ही टास्क को या एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या रन कराने के लिए एक से अधिक प्रोसेसर की आवश्यकता या एक से अधिक प्रोसेसर अवेलेबल कराता है, जिससे हमारे जो कार्य की स्पीड होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, वो बहुत ही हाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया मोस्ट सिस्टम टू डेटा और सिंगल प्रोसेसर, यानी यहाँ ये कहा गया है अधिक से अधिक सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन विच विल बी हैविंग ओनली वन सीपीयू, जिसमें कि क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सीपीयू होता है। तो उसमें क्या होता है, फ्लो ओवर दिस इज नीड फॉर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, तब वहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ती है, उसको मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता जो पड़ती है वो कार्य क्या करता है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एम टू सपोर्ट हाई परफॉर्मेंस थ्रू मल्टीपल सीपीयू। ओके, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है अपने कार्य या उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए हाई परफॉर्मेंस ऑफ मल्टीपल सीपीयू का उपयोग या सपोर्ट करता है। ठीक है, इसी के साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, थ्रू मल्टीपल सीपीयू, यानी कि मल्टीपल सीपीयू मतलब मल्टीपल प्रोसेसर का यूज करके हाई परफॉर्मेंस का जो डेटा होता है वो, यानी कि वो हमारे मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सपोर्ट करता है या सहयोग करता है। ठीक है, तो इसी के साथ इसमें हम एक नोट्स को भी देना चाहते हैं जो इस प्रकार है। नोट्स हमारा जो है इसमें हम यह कह सकते हैं कि इट इज स्टोर्ड इन अ फ्लॉपी डिस्क, सॉरी ये होगा एन इम्पॉर्टेंट गोल इज टू an important goal is to make the number of CPU या प्रोसेसर। ओके, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीपीयू या प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सीपीयू या प्रोसेसर को यह क्या करता है, क्रिएट करता है। ट्रांसपेरेंट टू द एप्लीकेशन, किस लिए, ट्रांसपेरेंट टू द एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि इस नोट्स में क्या कहा गया है, एन इम्पॉर्टेंट गोल इज टू मेक द नंबर ऑफ सीपीयू, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है नंबर ऑफ सीपीयू को क्रिएट करना या नंबर ऑफ प्रोसेसर को क्रिएट करना, किस लिए, ट्रांसपेरेंट टू द एप्लीकेशन, ताकि एप्लीकेशन को ट्रांसपेरेंट कर सके, मतलब उसमें पारदर्शिता ला सके, स्पष्टीकरण ला सके, ताकि यूजर उन चीज़ों को या किसी भी कार्य को अपने आसानी से और बहुत तेज़ी के साथ कर सके। इसी के साथ हम इसमें अब पैरेलल कंप्यूटर के बारे में जब बात कर ही रहे हैं तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम बात करते हैं। अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एडवांटेजेस और दूसरा है यहाँ पे डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस हो गया। तो यहाँ पे एडवांटेजेस में हम जो है बात करते हैं बेटर परफॉर्मेंस की। किसकी बात करते हैं हम, बेटर परफॉर्मेंस की, बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हुई बेटर परफॉर्मेंस।
अब यहाँ हमें ये बताना है कि हमारा जो पैरेलल या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है यह बेटर परफॉर्मेंस कैसे करता है। तो अगर हम बेटर परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कह सकते हैं ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसेसर, यानी यहाँ पे जब मल्टी प्रोसेसर यानी मल्टी मतलब कई प्रोसेसर एक साथ एक समय पर कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसे हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं। और उस सिस्टम के पास तब बेटर मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करने का एक उसके पास समय होता है, किसकी अपेक्षा, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की अपेक्षा। ठीक है, सिंगल प्रोसेसर की अपेक्षा इसको बेटर परफॉर्मेंस करने की इससे हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं, ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसेसर्स का मल्टी प्रोसेसर, यहाँ जो भी बातें हम करेंगे एडवांटेज में मल्टी प्रोसेसर से ही बात करेंगे। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम have better performance than single processor ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे एक ही इसके एडवांटेज बताया, इसी के अकॉर्डिंग और भी होते हैं। एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि बेटर परफॉर्मेंस में हमने बताया ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि इसमें जहाँ पे मल्टी प्रोसेसर जब होते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम को अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं सिंगल प्रोसेसर की अपेक्षा। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस की बात अगर करते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे बेटर रिलायबिलिटी की भी बात आती है। किसकी बात आती है? दूसरा यहाँ पे जो हमारा होगा वो होगा बेटर रिलायबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे बेटर रिलायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम इसे यह कह सकते हैं ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसेसर multiprocessor system also multiprocessor system also have better reliability, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है रिलायबिलिटी में तो जब हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसेसर का टास्क परफॉर्म होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में तो भी ये इसकी रिलायबिलिटी जो विश्वसनीयता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट हो गए, एक हमारा हो गया बेटर परफॉर्मेंस और दूसरा हो गया बेटर रिलायबिलिटी हो गई। ठीक है, अब बेटर रिलायबिलिटी के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हम डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की। तो डिसएडवांटेज की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में हमने डायरेक्टली विदाउट हेडिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसे दे रखा है इन दिस सिस्टम रिक्वायर require a very sophisticated
very sophisticated operating system due to schedule balance and coordinate the input, output and processing. Schedule to the balance of coordinate to the input and output process. ओके, यहाँ पे हम प्रोसेस तक की बात, प्रोसेसिंग एक्टिविटी ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा। इन दिस सिस्टम रिक्वायर्ड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यू टू द बैलेंस ऑफ कोऑर्डिनेट टू द इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग एक्टिविटी ऑफ द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा ये सिस्टम है, जिस समय ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इसकी आवश्यकता होती है कार्य करने की, जो कि हमारे इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को बैलेंस बनाए रखने के लिए, उसकी शेड्यूलिंग ऑफ बैलेंस को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा हमें इसकी आवश्यकता होती है, जो इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम छठा पैरेलल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने बात किया 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब हम यहाँ पे बात करने चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि यह एक ऐसा सिस्टम है जब अभी हम कंप्यूटर पे कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट और डेटा को किस तरह वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ या सेवरल इनपुट आउटपुट या प्रोसेसर के लिए कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसी प्रोसेस को यहाँ पे बताया गया है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादातर उपयोग जो होता है नेटवर्क पे, इंटरनेट पर और नेटवर्किंग में अधिक से अधिक इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पे डेटा की ट्रेवलिंग अधिक से अधिक होती है। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है। इन द सिस्टम ऑफ ऑल द कंप्यूटेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सेवरल प्रोसेस। यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जितने भी यानी किसी भी सिस्टम में यानी सिस्टम में जितने भी कंप्यूटेशन होते हैं वो सभी सेवरल यानी कुछ प्रोसेसेस यानी कई अनेक प्रकार के प्रोसेसेस में अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बटे होते हैं। वही बात हम यहाँ भी बता रहे हैं, वही बात यहाँ भी कह रहे हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं तो वो कहाँ से होते हैं, इनपुट से होते हैं, तो वहाँ से डेटा ट्रेवल करता है इनपुट पोर्ट के थ्रू, फिर उसके बाद हमारे रैम पे जाता है, रैम से फिर डेटा डिस्ट्रीब्यूट होकर और भी सब मेमोरीज से होते हुए तब प्रोसेसर पे जाता है, प्रोसेसर से प्रोसेस होने के बाद फिर मेमोरी पे आता है, मेमोरी के बाद फिर से आउटपुट की ओर बढ़ता है। तो इस तरह हमारा एक ही प्रकार का जो कंप्यूटेशनल ऑफ डेटा है या प्रोसेस जो है वो कई प्रोसेस यानी कई तरह के प्रोसेसेस में क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसी को हमने यहाँ और भी बताया, द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइन। अब यहाँ पर जो प्रोसेसर ऑफ कम्युनिकेट्स हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो प्रोसेसर्स हैं यानी कार्य चल रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन लाइन का यूज करके कई बार यानी वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइन का उपयोग करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि वार्तालाप उनका होता है, बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल की तरह में हमने यहाँ बताया सच एज हाई स्पीड बसेस ऑन टेलीफोन लाइन, जैसे हाई स्पीड ऑफ बसेस का उपयोग और टेलीफोन लाइन में किया जाए। जैसे आप लोग ब्रॉडबैंड सिस्टम जानते होंगे, लैंडलाइन फ़ोन जानते होंगे,
तो वहाँ पे जो फ़ोन से बात हुआ करती थी तो लैंडलाइन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराने के लिए इन सब मीडियम का यहाँ पे यूज किया जाता था। और उसे सपोर्ट करने वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर हुआ करता था, जो बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ सिस्टम हुआ करता था, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये हमारा हो गया जो कि टेलीफोन लाइन में यूज किया जाता है। अब इसी के साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर हम यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो भी इसमें कमियां आती हैं हम उसमें उसकी बात करेंगे, और डिसएडवांटेज में इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम एडवांटेज में बताते हैं, और जो इसकी कमियां होती हैं हम उसे डिसएडवांटेज में बताएंगे। एग्जामिनेशन में अगर इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं तो हम इसी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम विथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर एडवांटेज की बात करें तो हम यह कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ एडवांटेज में कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जब भी हम किसी भी सिस्टम में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो रिसोर्स कहने का मतलब ये बता रहा है कि डेटा एक कंपोनेंट की तरह यूज किया जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये क्या कर रहा है, उस कंपोनेंट का यूज करके उस डेटा को हमारे क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद साथ साथ उसे सिक्योर भी कर रहा है। इज हिडन फ्रॉम द usage unless they explicitly, ठीक है, explicitly demand it। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जिस तरह के हमें कंपोनेंट्स या रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन में आवश्यकता पड़ती है उसी तरह से हम इन चीज़ों को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ एक और यहाँ पे हम पॉइंट ऐड करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग एंड लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट हम इसमें ऐड करते हैं वो है हमारा रिसोर्स शेयरिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसोर्स है उसको शेयर करने और उसको बैलेंसिंग बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, जो इसको बेनिफिट मिलते हैं। जब भी किसी भी डेटा को हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेलीफोन लाइन में या फिर इंटरनेट या नेटवर्क में यूज करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले डेटा को बैलेंस बनाना, फिर शेयरिंग, और रिसोर्स में हमारा वो डेटा ही आएगा। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पे डिसएडवांटेज के भी 2 पॉइंट ऐड करते हैं। डिसएडवांटेज में भी हम यहाँ पे बात करते हैं ओवरहेड ऑफ हैंडलिंग द नेटवर्क इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, ये नेटवर्क के ऊपर खुद ही जो भी प्रॉब्लम इसकी होती है उसको खुद ही ये हैंडल करता है। और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे बता रहे हैं शेड्यूलिंग ऑफ द नेटवर्क, शेड्यूलिंग ऑफ द नेटवर्क एंड शेड्यूलिंग ऑफ द सिस्टम and scheduling
ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ शेड्यूलिंग ऑफ द नेटवर्क और शेड्यूलिंग ऑफ द सिस्टम का मतलब ये है कि जो नेटवर्क की शेड्यूलिंग है और हमारे सिस्टम की शेड्यूलिंग उसको भी ये मैनेज करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड होता है और नेक्स्ट लास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं उसके। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब हम लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ पे रियल टाइम में मतलब ऑनलाइन लाइव जो हम चीज़ों देखते हैं वहाँ पे हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही टास्क करता है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा उपयोग जहाँ पे होता है हम उसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे फ्लाइट रिजर्वेशन, रेल रिजर्वेशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं जहाँ पे ये कंप्यूटर यूज होते हैं, जहाँ पे ये सिस्टम है वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उपयोग किया जाता है। मतलब रियल टाइम में वास्तविक टाइम पर जो भी डेटा का ट्रांजैक्शन या फिर जो भी डेटा फीडिंग होती है उसी को हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्पेशली डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट दैट द हैपन इन रियल टाइम। यानी ये बता रहा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्पेशली ऐसा डिजाइन किया गया है कि रियल टाइम वास्तविक समय में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में ये हमें रिस्पॉन्ड देता है। मतलब तत्काल अगर कहीं कोई घटना घट गई तो तुरंत हमें उसका रिपोर्ट मिलेगा, तुरंत हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो और आगे हमने बताया क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज वेल डिफाइंड फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये बहुत ही अच्छी तरह निश्चित तौर पे एकदम फिक्स टाइम पर जो भी कार्य होता है उसको करता है। अभी हम इसको एग्जांपल से और अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे पॉइंट्स जो लिखे हैं इसको बताते हैं। दिस फीचर्स आर वेरी यूजफुल फॉर एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। हमने एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की बात की है, तो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में कैसे ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है हम उसकी बात समझाते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि एक यूजर मतलब एक रिजर्वेशन कराने वाला बंदा इलाहाबाद में है और एक मिर्ज़ापुर, बनारस या कहीं भी ओवरऑल इंडिया है और उसको इलाहाबाद से दिल्ली जाना है, तो उन दोनों ने उसके लिए ऑनलाइन सबमिशन किया, ऑनलाइन रिजर्वेशन किया। तो जैसे वो दोनों रिजर्वेशन कराते हैं कहीं से भी, चाहे स्टेशन से कराएं चाहे हॉकर से कराएं, जैसे वो रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी मतलब जिसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले उस सिस्टम तक पहुंचेगी उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले ही रिसीव हो जाएगी। तो यही जो कॉन्सेप्ट है यही हमारा ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को दर्शाता है। ठीक है, इसी के साथ इसके एडवांटेज के बारे में थोड़ा सा हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं। ये क्या करता है, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड द रिलायबिलिटी, यानी अवेलेबिलिटी इसकी जो सुनिश्चितता है वो और इसकी जो रिलायबिलिटी विश्वसनीयता है इसको हमेशा ये बनाए रखता है या बढ़ाता रहता है। कैसे, अगर हम ऑनलाइन कोई भी टास्क करना चाहते तो ये तुरंत हमें इन्फॉर्म बताएगा कि हमारे पास टिकट है या नहीं, हमें टिकट मिलेगा कि नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर डिसएडवांटेज में क्या होता है, इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं, क्योंकि हार्डवेयर इसके बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। ये बिल्कुल क्या कहते हैं कांस्टेंट हार्डवेयर होते हैं जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइम लेते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव हार्डवेयर मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समाप्त करते हैं और ये क्लास यहीं ओवर करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें इस यूनिट को ख़त्म होने में है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट है और वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी स्पेस है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।